बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आपका मेज़बान स्मैब बुखारी आज सी न्यूज़ टीवी चैनल के ऊपर हमारे जो गेस्ट हैं शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, जो शरीयत फेडरल कोर्ट के एक्सपर्टीज़ रखते हैं और इसके साथ साथ उनके यूट्यूब चैनल के हवाले से उन्होंने 200 से ज़ायद अपने लोगों की आगाही के लिए चैनल के ऊपर अवाम-उन्नास की खिदमत करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्टीज़ और कानून और उनको लैबोरेट किया गया है ताकि अवाम-उन्नास को खिदमत के लिए आसानी पैदा हो। अपनी शरई कोर्ट के हवाले से, फैमिली मैटर के हवाले से, सिविल मैटर्स के हवाले से अवाम को खिदमत हासिल करने के लिए उन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह अपने यूट्यूब चैनल इसी नाम से शहबाज मुर्तज़ा अंसारी के नाम से एक चैनल बनाया हुआ है ताकि अवाम और नास की खिदमत भी की जा सके और फ़ी सबीलिल्लाह ये काम करते हैं ताकि अवाम को सस्ता और मियारी इंसाफ मिल सके, अवाम दर बदर ना हो। उस हवाले से आज हम अपने गेस्ट मुर्तज़ा साहब शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब से बात करते हैं। क्या हाल है सर? आज हमारे टीवी चैनल पे आप तशरीफ़ आवरी हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी है। और मैं खुद को कानून का तालिब इल्म समझता हूँ और हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आम लोगों को उनकी आगाही के बारे में, उनके राइट्स के बारे में बता सकूँ। सर, आजकल एक सोशल मीडिया पे एक अवेयरनेस दी जा रही है, एक बड़ा स्प्रेड की जा रही है या रूमर्स है, क्या है कि ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में कि दूसरी शादी के हवाले से क्या ये कानून ये जो था उसका सज़ा ख़त्म की गई है या इसके बारे में कुछ मुहरक़ात कुछ और हैं? इसके बारे में कुछ रोशनी डालें सर। जी शुक्रिया सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। कुछ अर्सा से वाकई सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चल रही है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने दूसरी शादी की इजाज़त खिलाफ शरीयत करार दे दी है और इस तरह कुछ वीडियोस भी चल रही हैं जिसमें करार दिया गया कि अब शौहर दूसरी शादी कर सकते हैं वो किसी कानूनी ज़ाब्ते के बगैर और अब उनको सज़ा नहीं होगी। मसला ये है कि अक्सर लोग जो है ना वो एक पोस्ट लगती है सोशल मीडिया पे और आगे से आगे ग्रुप्स बने होते हैं, फिर वो फारवर्ड होती रहती है, उसकी तस्दीक किए बगैर आगे से आगे उसको फारवर्ड कर दिया जाता है। तो कानूनी पोजीशन जो है वो इसकी ये है कि ये जो कानून है बगैर इजाज़त दूसरी शादी का, ये अब का कानून नहीं है। पहली बात तो ये 1961 में कानून बना था जिसमें ये करार दिया गया था कि जो शख्स दूसरी शादी करना चाहेगा वो अपनी बीवी की रिहाइश वाली यूनियन कौंसिल में दरख्वास्त देगा। चेयरमैन यूनियन कौंसिल को दूसरी शादी के ग्राउंड लिखेगा। वो ग्राउंड मुख्तलिफ हो सकते हैं। पहली बीवी से औलाद का ना होना एक वैलिड ग्राउंड है, पहली बीवी शदीद बीमार है, हुकूक ज़ौजियत अदा नहीं कर सकती, या पहली बीवी रूठ के बैठी है काफ़ी अरसे से, तो इस तरह मुख्तलिफ ग्राउंड हो सकते हैं। तो वो दरख्वास्त देगा, वो उसकी पहली बीवी को बुलाएंगे, उनका मौक़िफ़ सुनेंगे, उसके बाद अगर वो समझेंगे तो इजाज़त दे देंगे। इजाज़त मिलने के बाद कोई सज़ा नहीं है और अगर इजाज़त नहीं मिलती, वो शख्स इसके बावजूद दूसरी शादी करता है या बराह रास्त दूसरी शादी कर लेता है, तो फिर उस कानून में सज़ा रखी गई थी उस वक़्त 1 साल जेल और 5000 जुर्माना। अब ये कानून जो है आज भी मौजूद है, बल्कि पंजाब में 2015 में वो जो जुर्माना था 1000 उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। बाकी सूबों में अभी वही है, यानी अब पंजाब में जो सज़ा है वो 1 साल जेल और 5 लाख जुर्माना है और कई केसेस में, मेरे अपने कई केसेस में सज़ा हुई है। अच्छा, अब आ गया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो पोस्ट के मुतल्लिक। अच्छा, ये पोस्ट आई है, लेकिन इसमें उन्होंने जो करार दिया, एक तो ये करार दिया कि पहली बीवी की इजाज़त शरीयत में ज़रूरी नहीं। तो ये बात दुरुस्त है, कानून में भी पहली बीवी की इजाज़त नहीं है, ना शरीयत में है। कानून तो एक प्रोसीजर बताता है कि एक आदमी अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो वो एक ख़ास प्रोसीजर से गुजर कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कानून बल्कि दूसरी शादी की इजाज़त देता है। जैसे कुरान पाक में है और तुम निकाह करो 2-2, 3-3 और 4 और फिर देखो कि अगर इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही करो। तो इस तरह ये कानून भी रोकता नहीं है 4 शादियों से, बल्कि ये कानून इजाज़त देता है, लेकिन एक ख़ास तरीक़ाकार के तहत कि जो बंदा डिज़र्व करता है, जिसका जो ज़रूरत के तहत दूसरी शादी करना चाहता है उसको इजाज़त है, कोई ख्वाहिश के तहत करना चाहे तो उसको इजाज़त नहीं देता ये कानून। तो यहाँ ये मसला है, सिर्फ इस हद तक है। शहबाज अंसारी साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन को एलैबोरेट किया है। इसी तरीके से अगर शौहर दूसरी शादी करने से और उसकी जो पहली बीवी है वो उसके ऊपर कोई मुकदमात करती है, वो उस सज़ा से बचने के लिए क्या इक़दाम वो शौहर करेगा, इसके बारे में कोई रोशनी डालें। जी, इसके बारे में बताने से पहले मैं सिर्फ ये बता दूं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो रोल है वो क्या है हमारे आइन में।
आइन में इस्लामी ज़ाती कौंसिल का किरदार सिर्फ इतना है कि वो जो है उसमें उलमाए दीन होते हैं जो कि शरीयत के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो हुकूमत को राय दे सकते हैं। कोई कानून कोई खिलाफ शरीयत महसूस करें या हुकूमत को अगर कहीं मसला हो तो वो कोई कानून बनाने जा रही है, वो हुकूमत जो है कंफ्यूज है कि ये कानून कहीं खिलाफ शरीयत तो नहीं, तो इस्लामी ज़ाती कौंसिल से वो राय ले सकते हैं। लेकिन इस्लामी ज़ाती कौंसिल को किसी कानून को ख़त्म करने का इख्तियार नहीं है। हाँ, इस्लामी ज़ाती कौंसिल किसी कानून के बारे में राय दे सकती है, आगे पार्लियामेंट का काम है कि उस राय को अहमियत दे और उसको आगे कानून साजी करे, और आगे उसके बाद फिर आगे सेनेट का रोल आता है, तो फिर उसके बाद कोई कानून ख़त्म होता है या बनता है। तो यहाँ पर इस्लामी ज़ाती कौंसिल ने सिर्फ राय दी है, तो लिहाजा कानून ख़त्म नहीं हुआ, कानून आज भी मौजूद है। इसलिए जो लोग दूसरी शादी करेंगे उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किए बगैर, तो उनको सज़ा वैसे ही है, 1 साल जेल और 5 लाख जुर्माना। इट मीन्स मुर्तज़ा साहब के शहबाज अंसारी साहब के ये जो कानून इसकी लेजिस्लेशन है ये सिर्फ एक जस्ट राय है जिसके ऊपर अवाम और नास को ये सोशल मीडिया में एक गुमराह कन रूमर्स फैलाई गई है, और अवाम इससे आगाही के लिए आज जो आप हमें बता रहे हैं इससे बहुत सारे मुस्तफ़ीद होंगे लोग। इसी तरीके से ख़र्चा ना नफ़का का जो केस चलता है आपके फैमिली मैटर में, अदालत नाबालिग या बीवी का कितना ख़र्चा डिग्री कर सकती है, उसका क्या पैमाना है, किस तरीके से वो कर सकती है? जी सर, ये भी अच्छा सवाल है। अदालत ने जब अदालत के सामने कोई मैटर होता है ना, अदालत ने बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो देखना होता है कि जिस बच्चे का ख़र्चा है उस बच्चे की एज कितनी है और उसके अखराजात क्या हैं। दूसरा देखना होता है कि बच्चे के वालिद की इनकम कितनी है। तीसरी चीज़ देखनी होती है कि बच्चे के वालिद के ज़ेर कफ़ालत लोग कितने हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँगा, एक आदमी फ्रूट की रेडी लगाता है, उसके बच्चे का ख़र्चा अदालत कुछ और मुतय्यन करेगी। एक आदमी फैक्ट्री ओनर है या एक आदमी बैंक ऑफिसर है, उसकी जो सैलरी 2-3-2.5 लाख है, तो उसका ख़र्चा यकीनन कुछ और मुतय्यन होगा। यानी इन सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर बच्चा जो है उसका एज फैक्टर भी है। एक बच्चा 4-5 माह का है, उसके यकीनन बहुत कम उसका अखराजात हैं। एक बच्चा 12-13 साल का है, वो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग को बच्चा है, उसके अखराजात कहीं ज़्यादा हैं। तो ये तमाम चीज़ें कोर्ट ने मद्देनज़र रखते हुए ख़र्चा और नफ़क़े का आर्डर करना होता है। फिर उसके जो बाप है बच्चों का, उसके ज़ेर कफ़ालत लोग कितने, ये भी देखना होता है। इसी तरह जब बीवी का ख़र्चा मुतय्यन किया जाता है तो उसमें भी क्राइटेरिया यही होता है कि उसके शौहर की इनकम कितनी है, क्या काम करता है वो, और बीवी के अखराजात क्या हैं। आम तौर पे अखराजात यानी कि अगर एक आदमी बहुत अच्छी पोजीशन में है तो यकीनन उसके बच्चे का ख़र्चा ज़्यादा डिग्री होगा, वो क्योंकि उसको अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए। लेकिन एक गरीब बंदा है, उसका बच्चे का ख़र्चा तो अदालत जो है वो ज़्यादा डिग्री नहीं करती कि वो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ सकता है, ताकि क्योंकि उसके बाप की ज़्यादा इनकम नहीं है। तो ये चीज़ें अदालत में मद्देनज़र रखनी होती हैं। सर, इसके साथ एक सवाल दूसरा भी बनता है कि बाप की कफ़ालत में तो वो बच्चे नहीं होते, छोटे होते हैं तो माँ वालदा की उसमें कस्टोडियन में होते हैं, उसके जो अखराजात होते हैं। एक अदालत बाप बेटे को या बेटी को या जितने भी उसके अफराद हैं, इवन कि उसकी बीवी भी बाशमूल, किस हद तक वो अखराजात बर्दाश्त कर सकता है और अदालत कितनी लिमिटेशन इसकी क्या होती है? मैंने अर्ज़ की इसकी लिमिट कोई कानून में नहीं लिखी हुई। हर केस के अपने हालात व वाक़े होते हैं जिसको जज साहब ने मद्देनज़र रखना होता है। उसमें उस मर्द की इनकम को अदालत पहले देखेगी। यानी कि जैसे अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी तनख्वाह स्लिप मंगवाई जा सकती है ताकि पता लगे उसकी सैलरी कितनी है, उस हिसाब से बच्चे का या उसकी बीवी का खर्चा तय होगा। इसी तरह कोई बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके बीवी बच्चों का खर्चा ज़्यादा डिग्री होगा। अगर कोई बंदा गरीब है, मजदूर टाइप है, कोई परचून की दुकान है उसकी किसी ने की हुई छोटी मोटी, तो वो उसका खर्चा यकीनन कम डिग्री होगा। तो ये सारे हालात व वाक़यात अदालत ने देखने होते हैं। हाँ शहबाज अंसारी साहब, इसी से एक रेलिवेंट सवाल ये भी बनता है कि अगर बाप के ऊपर जो डिग्री अदालत दे देती है कि ये अपने इस लिमिटेशंस के ऊपर आपने देने हैं अखराजात, अगर वो बाप उस अखराजात को नहीं देता तो फिर अदालत क्या कार्रवाई कर सकती है फर्दर उसके ऊपर? ये कानून उसके ऊपर क्या उसको देखता है कि भाई ये अगर इंसान जो उसका बाप भी है और उनके ऊपर अदालत ने कोर्ट डिग्री भी दे दी है, उसके बावजूद वो उनके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर रहा और कोर्ट के हुक्म की अदूली कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? आपने अच्छा सवाल किया। अब इस सवाल के 2 पहलू हैं, क्योंकि ख़र्चा न नफ़क़ा की डायरेक्शन के 2 किस्में होती हैं। एक होता है कि जब खातून ने बच्चों का खर्चे का, अपने खर्चे का केस किया, अदालत ने अबूरी आर्डर किया, अबूरी खर्चे का, वो बाप ने अदा नहीं किया, यानी वो केस चल रहा है, तो उसमें तो अदालत को अख्तियार है कि वो 17A सेक्शन है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 का, उसके तहत बाप का जो केस लड़ने का हक़ है वो ख़त्म कर देगी
और दावा जो है डिग्री कर देगी एज़ उसकी प्रे के मुताबिक या जो वो मुनासिब समझेगी। यानी बाप को जो केस कंटेस्ट करने का, लड़ने का ख़त्म हो जाएगा, वो डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा सवाल आ गया कि अगर डिग्री होने के बावजूद वो नहीं देता, फिर खातून दरख्वास्त इजरा डिग्री दायर करेगी, उसमें फिर उस पर शोहर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अमल शुरू होता है। अब ये कार्रवाई मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। इसमें उसको 1 साल के लिए अदालत जेल भी भेज सकती है, बच्चों के बाप को या शोहर को जिसने ख़र्चा नहीं दिया, या अगर वो सरकारी मुलाजम है तो उसकी कोई तनख्वाह जो है उसका सबूत मंगवा कर उसकी आधी तनख्वाह अटैच भी की जा सकती है, कुर्क की जा सकती है, जो कोर्ट में आएगी और वो बच्चों और ख़ातून को मिलेगी। इसके अलावा उस बंदे की कोई मनकूला या गैर मनकूला जायदाद हो, जैसे कोई मकान वगैरह है, कोई प्लाट है या कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो अदालत उसकी कुर्की व नीलामी करके भी वो ख़र्चे की डिग्री जो दिलवा सकती है। इसके अलावा अगर उस बंदे का कोई ज़ामन अगर आया है, जैसे कि अक्सर लोग जब जेल जाते हैं तो फिर उनका कोई चाचा मामा आया, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, भाई वगैरह, ज़मानत के तौर पे कि हम ज़मानत देते हैं, ये पैसे देगा। अगर किसी ने ज़मानतनामा दिया हुआ है और बंदा इसके बावजूद पेमेंट नहीं करता, तो अदालत उस ज़ामन के ख़िलाफ़, ज़ामन की प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ भी सेम वही कार्रवाई कर सकती है जो मदयून डिग्री के ख़िलाफ़ कर सकती है। तो ये सारी रेमेडीज़ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज अंसारी साहब, आज आपने लीगल ओपिनियंस के ऊपर अवाम उन्नास की खिदमत के लिए जो अपडेट दी हैं, यकीनन अवाम इससे मुस्तफ़ीद होगी। आपका चैनल भी मौजूद है, आपके चैनल से भी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अवाम म्यारी और सस्ता इंसाफ के लिए आपके चैनल से बहुत सारा मुस्तफ़ीद होने से फ़ायदा ले रही है। और इसके साथ ही नाज़रीन, स्मैब बुखारी को इजाज़त दीजिए और हमारे जो गेस्ट थे शहबाज अंसारी साहब जो तशरीफ़ आवरी आए हमारे सी न्यूज़ टीवी चैनल पे, इनका भी हम शुक्रिया अदा करें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट स्मैब बुखारी, पाकिस्तान जिंदाबाद। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।